दोस्तों अभी हमने पिछली क्लास में भारत का राष्ट्रपति यानी भारत की कार्यपालिका के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। तो चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है। उपराष्ट्रपति राज्यपाल का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यपाल का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। किसके माध्यम से? 63 के माध्यम से। अनुच्छेद जो आर्टिकल 63 होता है उसके माध्यम से उपराष्ट्रपति के प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति बनने की अर्हताएं क्या है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो एवं राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल संघ अथवा राज्य के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से इसका निर्वाचक मंडल भिन्न होता है। अब देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से इसका निर्वाचक मंडल जो होता है भिन्न होता है। एक तरफ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जो राष्ट्रपति में शामिल होते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जैसे मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसमें उपराष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा संपन्न होता है, जैसे कि राष्ट्रपति में होता है। उपराष्ट्रपति की शपथ, तो भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है एवं वचन देता है कि अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करेगा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति का पदावधि, पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक पदावधि के समय वह अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर 5 वर्ष पहले ही अवकाश ग्रहण कर सकता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अंतर्गत शर्त सिर्फ इतनी है कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लिखित नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता, अब वो कैसे अपने पद को रिक्त कर सकता है या उसके पद को कैसे रिक्त किया जा सकता है? पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति पर, त्यागपत्र देने पर, बर्खास्त किए जाने पर, मृत्यु पर, निर्वाचन की अवैधता पर। पद रिक्तता का कारण यदि उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो कार्य पूर्णता से पहले ही चुनाव कराकर नए उपराष्ट्रपति को निर्वाचित कराना चाहिए। मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से रिक्तता के संदर्भ में भी शीघ्र चुनाव कराना चाहिए। नया उपराष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके न होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, तो उपराष्ट्रपति भैया नाम मात्र के लिए तो बना नहीं है,
उपराष्ट्रपति का जो पद है वो नाम मात्र के लिए बना नहीं है, लेकिन हम उसके अब कार्य देखते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी भी एक संवैधानिक जब संविधान में इनको शामिल किया गया है, इनके पद को शामिल किया गया है, तो इनके पास भी शक्तियाँ हैं, इनके पास भी कार्य हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियाँ एवं कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होते हैं। राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। भाई साहब, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो वो राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। और उस समय जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब वो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक, यानी कब तक? महाराज 6 माह की अवधि तक कार्य कर सकता है, क्योंकि तब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है। उपराष्ट्रपति की परिलब्धियाँ। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों की कोई व्यवस्था नहीं है। उसे जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने की वजह से मिलता है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन व भत्ता होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है महाराज? देखिए भाई साहब, बहनों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो एक ऑथेंटिक बुक में जो लिखा है उसी को पढ़ के आपको बता रहा हूँ। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यानी एससी द्वारा एवं न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होता है, द्वारा किया जाता है एवं न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ठीक है, यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो इस घोषणा से पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे बल्कि प्रभावी होंगे। अगर एससी सुप्रीम कोर्ट अगर उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो उनके द्वारा, यानी कि उपराष्ट्रपति के द्वारा जो पूर्व में किए गए कार्य हैं वो अवैध घोषित नहीं होंगे, वो भी मान्य होंगे। उल्लेखनीय है कि भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके शेष कार्यकाल की अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। तो अमेरिका में उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ भारत के उपराष्ट्रपति से अधिक हैं। इसकी अपेक्षा उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, क्योंकि अनुच्छेद ही प्रश्न पेपर में एग्जाम में आते हैं। तो अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 36 में भारत को उपराष्ट्रपति दिया गया है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। आर्टिकल 70 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। उपराष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 17 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य जब करते हैं तो उसका विवरण कहाँ? अनुच्छेद 70 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले। अनुच्छेद 71 में यानी कि आर्टिकल 71 में उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी मामले। उपराष्ट्रपति अब भारत के यहाँ देखते हैं भारत की स्वतंत्रता से लेकर भारत के अभी तक वर्तमान तक के राष्ट्रपति। तो अभी है जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1952 से 62, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67, और तीसरे नंबर वीवी गिरी 1967 से 69, जी.एस. पाठक 1969 से 1974, बी डी जत्ती 1974 से 1979, और
एम हिदायतुल्ला 1979 से 1984, आर वेंकट रमण 1984 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1947 से 1987 से 1992, 1987 से 1992, के आर नारायण 1992 से 1997, के आर नारायण 1992 से 1997, 1992 से 1997, कृष्णकांत हुए 1997 से 2002, कृष्णकांत हुए 1997 से 2002, BS शेखावत हुए हैं 2002 से 2007, BS शेखावत हुए हैं 2002 से 2007, मोहम्मद हामिद अंसारी हुए हैं 2002 से 2017 तक, 2002 से 2017 तक 2 बार हैं। एम वेंकैया नायडू 2017 से अब तक यानी 2022 तक रहे हैं। अब हो गए जगदीप धनखड़, ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है। भाई आपको भाइयों पता है कि संवैधानिक की जैसे ब्रिटेन में संवैधानिक प्रधान कौन है, वहाँ का राजा है, वहाँ का, ठीक है। इसी प्रकार राजा या रानी जो भी हैं, इसी प्रकार भारत में शासन का संवैधानिक प्रधान यहाँ के राष्ट्रपति है, जिसके नाम से संघ का शासन चलता है, ठीक है। परंतु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। तो रियल पावर, ठीक है, प्रधानमंत्री हैज़ द रियल पावर। अनुच्छेद 75 1 में, आर्टिकल 75 1 में क्या है दोस्तों, इसमें दिया गया राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है कौन, अनुच्छेद 75 यानी कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल 51A, ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। स्पष्ट बहुमत, मेजॉरिटी नहीं है, 2 पार्टी हैं, 50-50 है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं कि किस पार्टी को, किस दल के, किस पार्टी को मतलब सरकार बनाने का निमंत्रण दे, ठीक है, सबसे बड़े दल। उसके लिए शर्त यह है कि नियुक्ति प्रधानमंत्री को 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा, यानी कि जो मेजॉरिटी चाहिए सदन में, वो उनको प्राप्त करना पड़ेगा, जिस भी दल का जो प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। 1997 में, अब देखिए 1997 में क्या हुआ भाई साहब, 1997 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। माने अब इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से सांसद नहीं है, उसने सांसदी का चुनाव नहीं जीता है, तो वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते उन्हें जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे उन्हें 6 महीने के अंतर्गत दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता को ग्रहण कर लेना है, प्राप्त कर लेना है, ठीक है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर परंपराओं की बात करें तो उसे लोकसभा सदस्य होना चाहिए, ठीक है। संसदीय परंपरा वे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने हैं उनके नाम है इंदिरा गांधी 1966, HD देवगौड़ा 1996 और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। ब्रिटेन जैसी संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश में प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की शपथ, अब भाई साहब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, आपने देखा ही होगा टेलीविज़न में, तो प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। प्रधानमंत्री जहां एक तरफ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा की प्रतिज्ञा लेता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। साथ ही भय पक्षपात
पक्षपात, द्वेष आदि के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने का वचन भी देता है। प्रधानमंत्री की पदावधि। अब भाई साहब आप देखते हैं प्रधानमंत्री के पद की अवधि कितनी है, मतलब कब तक वो अपने कार्यालय में बैठेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रधानमंत्री को जब चाहा तभी बर्खास्त कर दिया गया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, यानी कि लोकसभा में उनकी जो पार्टी है वो मेजॉरिटी खो दे, बहुमत खो दे, ठीक है। तो राष्ट्रपति उनको बर्खास्त कर सकते हैं कि आपके पास विश्वास मत नहीं है, आप जाइए, दूसरे को आने दीजिए, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। भाई साहब 5 वर्ष, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार है तो 5 वर्ष तक उनको कोई हिला भी नहीं सकता, ठीक है। उसके पहले यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है, वो उनकी इच्छा पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। भाई साहब एक गए तो सारे गए उनके पीछे। तो यानी कि रेलवे के इंजन है प्रधानमंत्री का पद, और उनके पीछे वो जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो डिब्बे हैं, तो जहाँ इंजन जाएंगे वहाँ डिब्बे भी जाएंगे, ठीक है। ऐसी व्यवस्था की गई अपनी, ठीक है। ऐसी स्थिति में बर्खास्त निधन हो जाए, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है, यदि प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो भी पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। भाई साहब मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र पर ऐसा नहीं होता। अगर कोई सिंगल मंत्री मिनिस्टर है वो त्यागपत्र दे रहा अपना कि ठीक है रिज़ाइन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ मंत्रिपरिषद तो बर्खास्त नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री की अगर अनुपस्थित मतलब मृत्यु होने पर या रिज़ाइन करने पर पूरी मंत्रिपरिषद कैबिनेट बर्खास्त हो जाती है। सामान्यतः प्रधानमंत्री को वही वेतन व भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं, यानी स्पेशली उनको कोई भत्ते वेतन नहीं मिलते, ठीक है। जो संसद को प्राप्त होते हैं, जो संसद के सदस्य को प्राप्त होते हैं यानी सांसद को प्राप्त होते हैं, वही प्रधानमंत्री को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा व्यय विषयक भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य। अब भैया यहीं पर आता है सब खेल, पूरा खेल तो यहीं है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। इसलिए व्यावहारिक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। समझे आप, नाम राष्ट्रपति का प्रयोग करेंगे प्रधानमंत्री, ऐसी व्यवस्था है अपनी संसदीय व्यवस्था में, ठीक है। प्रधानमंत्री की कुछ प्रमुख शक्तियां एवं कार्य निम्नलिखित हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में नीति निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री भी, पहले ही देखिए, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में नीति निर्माता के रूप में प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, परंतु वह अपने समकक्ष मंत्रियों में प्रधान होता है, ठीक है। मंत्रियों को समकक्ष मतलब जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनमें वो फर्स्ट होते हैं, उनका पद जो फर्स्ट होता है। मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर प्रधानमंत्री उनके कार्यों की प्रगति को देखता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं उचित दिशा निर्देश देता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उसको बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। इसलिए सारे मंत्रिपरिषद के सारे मंत्री उनकी बातों को मानते हैं। अगर प्रधानमंत्री सर्वमान्य नेता है, प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकते हैं। भैया अब तो और डरने की बात है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देते, ठीक है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मिलकर नीति निर्धारक की अहम भूमिका का भी निर्वहन करते हैं, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, वो कैबिनेट मीटिंग करते हैं, वहाँ पर जो मेन नीति होती है डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के संबंध में संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करे जिसकी राष्ट्रपति मांग करे। संघ एवं प्रशासन और विधान से संबंधित संघ के प्रशासन, जो संघ का यानी सेंटर का जो कार्य है, कार्यपालिका है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, संघ के प्रशासन और विधान, ये जो कानून बनाए हैं,
से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करे जिसकी राष्ट्रपति मांग करे, ऐसी सूचनाओं को प्रदान करे जिसकी राष्ट्रपति मांग करे। ठीक है, ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने रखे। प्रधानमंत्री, देखिए फिर से समझते हैं, ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने, एक मंत्री सिंगल मंत्री है, मिनिस्टर है, ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, पूरी मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिपरिषद ने विस्तार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपेक्षा करते हैं उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने रखें। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है, जैसे भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य। ठीक है, क्योंकि आप ये याद कर लीजिए, भारत का महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है, नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो होता है एवं उसके सदस्य को नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य को नियुक्त कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने में एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति से की जा सकती है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है तथा विपक्ष द्वारा उचित दिशा निर्देश जो वह ठीक समझे उसको शामिल करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है तथा विपक्ष द्वारा उचित दिशा निर्देश जो वह ठीक समझे उसको शामिल करने का प्रयास करता है। लोकसभा में वह विपक्षी दलों की बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप नीति अपनाता है। लोकसभा में वह विपक्षी दलों की बातों को सुनकर जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति अपनाता है। ठीक है, अन्य शक्तियाँ एवं कार्य। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, इसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद। देखो, प्रधानमंत्री नीति आयोग जो थिंक टैंक होते हैं उनके अध्यक्ष हैं, जितने भी डिसीजन मेकिंग के काम होते हैं। इसके साथ राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के भी अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय जल, देखो पहला है आपका नीति आयोग, दूसरा है आपका राज्य विकास परिषद, तीसरा है आपका अंतर्राज्यीय परिषद, चौथा है आपका राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, चौथा आपका राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष है। ठीक है, अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ जहाँ केंद्र सरकार का मुखिया होता है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र की विदेश नीति को भी मूर्त रूप प्रदान कर देश के विकास का समुचित अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री एक तरफ जहां केंद्र सरकार का मुखिया होता है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र की विदेश नीति को भी मूर्त रूप प्रदान कर देश के विकास का समुचित अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा होता है। आपातकाल के यानी इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेश्वर होता है। अब देखिए, अभी तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी एक बार उनकी लिस्ट है आपके सामने। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1947-1964 तक थे। दूसरे हैं हमारे गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक, जो बने 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। तीसरे बने आपके लाल बहादुर शास्त्री, जो जय जवान जय किसान का नारा, जिन्होंने फेमस जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 1965 का युद्ध तो आपको याद ही होगा कि भारतीय सेना ने कितनी वीरता के साथ, कितनी शौर्य के साथ उस युद्ध को जीता था। इन्हीं के नेतृत्व में, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में 1964 से
66 और गुलजारी लाल नंदा फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए, जो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहा। अब 5वें नंबर में है इंदिरा गांधी। अरे इनके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है भाई साहब। लोग इनको पहले गूंगी गुड़िया बोलते थे, गूंगी गुड़िया, लेकिन जो इनके कार्य हैं वो कार्य आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने। आप तो सभी जानते होंगे बांग्लादेश डिसीजन मेकिंग, क्या बात है। 1971। चलिए मोरारजी देसाई छठवां है मोरारजी देसाई 1977 से 1977 से 1979। चौधरी चरण सिंह, किसानों के सर्वा नेता चौधरी चरण सिंह 7वें हैं। भाई किसान, हम भी किसान हैं भाई, किसानों के सर्व नेता हैं चौधरी चरण सिंह जी। 1979 से 1980 तक भाई साहब, 1979 से 1980 तक। और 1979 से 1980, फिर 8वीं है इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक। राजीव गांधी बने फिर उसके बाद 9वें प्रधानमंत्री 1984 से 1989 तक। वीपी सिंह की सरकार थी 1989 से 1990 तक। चंद्रशेखर भाई साहब चंद्रशेखर जी 1990 से 1991 तक बने। पीवी नरसिम्हा राव जी 1991 से 1996 तक बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1916 से 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक ये इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा। HD देवगौड़ा जी 1996 से 1997 तक रहे। और IK गुजराल जी 1997 से 1998 तक प्रधानमंत्री रहे। फिर दोबारा प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नियुक्त हुए 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, क्या मोस्ट स्कॉलर्ड पर्सन, मतलब बहुत बुद्धिमान थे यार, थे का जब हैं बहुत बुद्धिमान हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि PV नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, जब लिबरलाइजेशन हुआ देश का 2004 से 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे श्री नरेंद्र मोदी। तो आपका 2014 से अब तक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, गुलजारी लाल नंदा जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्री मोरारजी देसाई जी, चौधरी चरण सिंह जी, श्री इंदिरा गांधी जी दोबारा हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी दोबारा हुई, श्री राजीव गांधी जी, श्री VP सिंह जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्री PV नरसिम्हा राव जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री HD देवगौड़ा जी, श्री IK गुजराल जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्री नरेंद्र मोदी जी जो अब तक है। वे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं श्री मोरारजी देसाई, बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री थे। श्री चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश में 2 बार, और VP सिंह उत्तर प्रदेश में 2, VP सिंह जी उत्तर प्रदेश में 2 बार, और PV नरसिम्हा राव जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और HD देवगौड़ा जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, आपको पता ही है। चलिए ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना। कैबिनेट मिनिस्टर होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री होता है। राज्य मंत्री, पहले देखिए 1 मिनट, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना क्या है। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। ठीक है, अब राज्य मंत्री के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है और राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक है, अब चलिए आप पढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। भारतीय लोकतंत्र में कैसा प्रावधान है? संसदीय शासन व्यवस्था है, अध्यक्षीय नहीं, संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि 2 व्यवस्था होती है, अध्यक्षीय होती है और संसदीय होती है।
जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है। चूँकि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, आपको पता ही है, बहुत होशियार हैं, थैंक यू। इसी तरह आप मेहनत करते रहिए। एवं उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) यानी आर्टिकल 74(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा भाई साहब? प्रधानमंत्री होगा। तो देख लो अनुच्छेद 74(1) में यानी आर्टिकल 74(1) में एक अनुच्छेद प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? पहला कैबिनेट मिनिस्टर होता है, दूसरा राज्य मंत्री होता है, तीसरा उप मंत्री होता है। पहला कैबिनेट, दूसरा राज्य, तीसरा उप मंत्री। चलिए और कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर अपने अपने विभाग के प्रमुख, ये मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो अपने अपने विभाग के प्रमुख ये मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कैबिनेट मंत्री के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश व अन्य मंत्रालय होते हैं, ठीक है। शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है। कैबिनेट की अनेक समितियां होती हैं, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा मामलों की समिति और निवेश से संबंधित समिति, ठीक है। शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं वो कैबिनेट द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। जैसे कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट की अनेक समितियां होती हैं, जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा मामलों की समिति, निवेश से संबंधित समिति। राज्य मंत्री भाई साहब, राज्य मंत्रियों के अंतर्गत 2 प्रकार के मंत्री आते हैं। एक वे मंत्री होते हैं जिन्हें मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ऐसे मंत्री राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं, ठीक है। दूसरे वे मंत्री होते हैं जिन्हें किसी मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है, अर्थात कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। भाई साहब 2 मंत्री होते हैं राज्य मंत्री में, जिन्हें स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है कि कैबिनेट यानी कि विभाग दे दिया जाता है, ठीक है। और दूसरे वो होते हैं, वो मंत्री होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। सामान्यतः राज्य मंत्री कैबिनेटों की बैठक में भाग नहीं लेता। उपमंत्री कौन है? तीसरे स्तर के ये मंत्री विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं एवं मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अब नोट देखिए, मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं एवं राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट की बैठकों में आमंत्रण के बाद भागीदारी लेता है, ठीक है। जो भैया राज्य मंत्री है ना, वो कैबिनेट की जो बैठक होगी ना, कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें अगर कैबिनेट यहाँ से निमंत्रण मिला ना कि आप आ जाइए, इनवाइट हैं, तब जाके ये जा सकते हैं, लेकिन इनको इनविटेशन नहीं मिलता उपमंत्री को, ठीक है। इसके अलावा मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। अब देखिए संसदीय सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। संसदीय सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए इनका दर्जा मंत्रियों के समान होता है। संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण न हो, इसलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता है, ठीक है। किचन कैबिनेट क्या है? किचन कैबिनेट को आंतरिक कैबिनेट भी बोलते हैं। यह 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक लघु निकाय है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। किचन कैबिनेट में प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होता है या होती है। किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, मित्र या पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं। किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, मित्र या पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं। तो अब भैया आप देखते हैं कि यहाँ पर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है,
क्योंकि अंतर भी तो है और फ़र्क भी है, क्या है देखते हैं। चलिए इसको थोड़ी से सीधा कर ले दिया जाए। ये देखिए हमने यहाँ पर ये लाइन खींच दी है और यहाँ पर ग्रीन ले लिया है, ग्रीन कलर। इसमें मंत्री परिषद में पहले देखते हैं। अरे महाराज की जय हो। एक मिनट। ये लाइन खींच दी हमने। अब मंत्री परिषद में देखते हैं। इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियां यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उपमंत्री होते हैं। और कैबिनेट और मंत्रिमंडल में क्या होता है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। ठीक है, यह एक बड़ा निकाय है। कौन? मंत्रिपरिषद, जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। समय एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री इसके आकार को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। और यह एक निकाय की तरह है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। तो भैया देखिए मंत्रिमंडल क्या होता है, यह एक निकाय की तरह वो है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार, हफ्ते यानी 7 दिन में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है और इसके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। अब तीसरा देखिए, यह सरकारी कार्य हेतु 7 बैठक नहीं करती है। यह सरकारी कार्य हेतु 7 बैठक नहीं करती है। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। कौन? मंत्रिमंडल। और चौथे में देखिए, चौथा पॉइंट है, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें चौथा पॉइंट है, मंत्रिमंडल में यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश कर देती है। यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्य होते हैं। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है। इसके कार्यों का निर्धारण किसका? मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। ठीक है। और भैया इसमें लास्ट पॉइंट है, संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं। किसका? मंत्रिमंडल का मूल भाग में, संविधान के मूल भाग में इस वर्णन नहीं है, बल्कि यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख किया गया है। कहाँ? 44वें संविधान संशोधन 1978 और संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। किसका? मंत्रिपरिषद का। अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 74 एवं आर्टिकल 75 में मंत्रिपरिषद का विस्तृत वर्णन किया गया है। चलिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं? अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में यानी आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेंगे। ठीक है। और मंत्रियों तथा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। नहीं आया तब भी कमेंट करके बताइए ताकि हम सुधार करें। अनुच्छेद 75 यानी 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध क्या क्या है? अन्य उपबंध है जो आर्टिकल 75 में दिया गया है, तो वो देखिए आप। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भाई साहब, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेंगे, जैसे हमने बताया। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। भाई साहब, ये क्वेश्चन आता है। तो जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या होती है वो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ये कब इसका प्रावधान कब किया गया? 91वां संविधान संशोधन किया गया और जो 2003 में था।
तो 2003 में हुआ था 91वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद के कुल सदस्यों की संख्या संसद के लोकसभा की कुल संख्या क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री भी इसी 15% में शामिल है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ठीक है, दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता की स्थिति में मंत्री पद के लिए भी वह मंत्री अयोग्य हो जाता है। दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता की स्थिति में मंत्री पद के लिए भी वह मंत्री अयोग्य हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है एवं ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। किसके कार्य करते हैं? प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के कार्य करते हैं। संसद सदस्य न होने की स्थिति में नियुक्ति किए गए मंत्री को 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होने की अनिवार्यता अथवा वह इस अवधि के उपरांत मंत्री नहीं रहेगा। जैसे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, ये पहले किसी भी संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं। अनुच्छेद 88 में संसद में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, अनुच्छेद जो आर्टिकल 88 में है उसमें क्या है? सदन में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी और मंत्रियों के अधिकार के बारे में बताया गया। भाई अरे ध्यान से सुनियो, प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी के पास किसी भी सदन में बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, हम बता तो रहे हैं। प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी के पास किसी भी सदन में बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। उसे सदन की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो की बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। देखो भैया फिर से समझते हैं, जो प्रत्येक मंत्री होते हैं ना, प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी के पास क्या है? किसी भी सदन में यानी राज्यसभा लोकसभा में बोलने एवं कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। कि अगर कोई मंत्री लोकसभा से कोई मंत्री लोकसभा से सांसद है लेकिन वो राज्यसभा में भी बोल सकता है। इसी तरह महान्यायवादी के पास भी अधिकार है, उसे संसद की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो की बैठक में भाग लेने का अधिकार है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या क्या होता है इसमें बताया गया। मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व होता है इसमें बताया सामूहिक उत्तरदायित्व है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, विधिक उत्तरदायित्व है। तो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्री का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। अनुच्छेद 75 क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक मंत्री अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, आपको मैंने बताया ही है। बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे हैं। विधिक उत्तरदायित्व, और थैंक यू यार इतने अच्छा रिस्पांस देने के लिए। विधिक उत्तरदायित्व जो क्या है? विधिक उत्तरदायित्व, भारत में मंत्रियों को कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, काम आएगा। भारत में मंत्रियों को कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। ब्रिटेन में इस प्रकार की व्यवस्था चलती है। ठीक है, कि अगर राज्य की कार्यपालिका, अब इसमें देख लेते हैं। भारत में मंत्रियों का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है, विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो इसका मतलब अगर मंत्री कोई संसद में कुछ भी बात बोल रहा है तो उसको इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो संसद में क्या बोल रहा है। ठीक है, वो संसद की गरिमा है। सदन में अगर कुछ बोल रहा है, संसद के सदन में कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो वो मंत्री का अधिकार है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका, मंत्रिमंडल की शक्तियाँ एवं कार्य, अभी ये तो देखेंगे, वहाँ थोड़ी आ गए मंत्रिमंडल की शक्तियाँ एवं कार्य क्या हैं। तो राष्ट्रीय नीति के निर्धारण में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय